वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इतिहास के। ठीक है, इतिहास के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से। ठीक है, हमने पहले वाले ये पार्ट 2 है, पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 2024 के प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सिर्फ मैं 2 ही प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके 2024 के प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग में आ जाए या फिर ये शॉर्ट में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ये 2011 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं। क्योंकि ये लॉन्ग में है तो हमको कम से कम 4 से 5 हमें विशेषताएं लिखनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास। जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि राज्य और समाज द्वारा स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंचा नीचा, संपत्ति और आदि परिवार को बनाए रखते हैं। जो हमारे पारंपरिक संस्थाएं ही हमारे समाज को क्या करते हैं, बनाए रखती हैं। दूसरा क्या है आपका आधुनिकीकरण में विश्वास। रूढ़िवादी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे तथा उनका ही समर्थन करते थे। उनका मत था इससे राजतंत्र और जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूती से सहायता मिलेगी। तीसरा है आपका निरंकुश शासन व्यवस्था को मजबूती। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? निरंकुश थी। इनके विचार में एक आधुनिक सेवा, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास तत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकती है। अगर उसमें एक आधुनिक सेवा नहीं होगा, कुशल नौकरशाही नहीं होगा, गतिशील अगर अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो क्या करती है, जो निरंकुश राजा थे, जो यूरोप के जो निरंकुश राजा थे उनको ये शक्तिशाली प्रदान करती है। इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी इनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकता क्योंकि यह अपने शासन पर किसी की आलोचना सहन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका वियना कांग्रेस। 1815 में ईस्वी की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए सभी बदलाव को समाप्त करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए एकत्र हुए थे। जो भी वियना संधि में क्या था, जो भी नेपोलियन के समय जो भी बदलाव हुए थे उनको क्या करना था, समाप्त करना था और एक नए नियम को लागू करना था। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था अपनी आलोचना एवं असहमति सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने शासन गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया जो निरंकुश सरकारों पर प्रश्न खड़े करें। अधिकांश सरकार ने सेंसरशिप के नियम भी बनाए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। मतलब इनका जो इनकी जो शासन थी निरंकुश थी। इन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था। उन्होंने क्या लगा रखा था, सेंसरशिप लगा रखा था। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि प्रतिबंध लगा रखा था कि इन पर कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए एवं राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्र एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से जुड़े हुए थे। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून के सभी समान अधिकार। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। जो
उदारवादी और जो राष्ट्रवादी का जो क्या था, जो विचार था बिल्कुल सेम था, क्योंकि जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई इससे हमारे यहाँ एक नए वर्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ, वो मध्य वर्ग का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन दोनों का ही क्या कहता, एक ही लक्ष्य था कि सभी को स्वतंत्रता मिले और सभी को कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार मिले। इनकी विशेषता, इनमें पहली विशेषता है फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। दूसरा है संपत्ति विहीन पुरुषों महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। तीसरा आपका क्या है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। जो उदारवाद थे वो बोल रहे थे कि भाई किसी एक लोग का राज नहीं चलेगा, उस पर सभी के लिए बाजार खोल देना चाहिए, जिससे हमारा देश और जो हमारा क्षेत्र है वो ज़्यादा विकसित होगा। साथ ही राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में भी था। जो आवागमन पर नियंत्रण का जो रोक लगा था उसको भी समाप्त करने के लिए बोल रहे थे। नेक्स्ट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जो वेराइन का गठन, या किसका, जोल वेराइन का गठन किया गया। अंत, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध क्षेत्र विस्तार के माध्यम से नहीं हुआ था। बिल्कुल, राष्ट्रवाद के लिए विकास में संस्कृति ने भी क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, राष्ट्रवाद के लिए आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तो रहा ही है, साथ में संस्कृति क्षेत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कला, कहानियाँ, कविताएं, संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त और आकार देने में सहायता की है। प्रेमपूर्ण कलाकारों, कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना, भावनाओं, अंतर्ज्ञान, रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार पर रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया है। जर्मन जो दार्शनिक मोहन गॉटफ्रीड हेडर ने दावा किया कि आम लोगों के बीच जर्मनी संस्कृति निहित थी। वाक पोलैंड जो एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। इसमें मतलब बताया गया है कि किस प्रकार जो हमारे सांस्कृतिक आंदोलन था, या फिर जो आपका कविताएं थी, कहानियाँ थी, उसके माध्यम से जो उस समय के जो कवि रहे हैं या लेखक रहे हैं, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का प्रयास किया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।